सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एसएम का जो है पहले चैप्टर का सेकंड वीडियो। ठीक है, अब हम लोग करने वाले द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या बताइए ना, द 5 फंक्शंस ऑफ किसका, मैनेजमेंट। 5 तत्व है ये, क्या बताइए, 5 तत्व। ठीक है, जैसे एयर, वाटर, फायर, लैंड, मतलब जो सॉइल। ठीक है, इस प्रकार से 5 तत्व है। क्या बताइए, 5 तत्व। 5 तत्व कौन से हैं मैनेजमेंट के, बताइए सर। देखो बहुत इजी है। 5 तत्व है प्लानिंग, दूसरा है बताइए ना, कहाँ गया, ऑर्गेनाइजिंग। ऊपर देख लेते हैं हम लोग, इधर देखो अच्छे से। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, डायरेक्टिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये एकदम 5 तत्व है मैनेजमेंट के। तो एग्जामिनेशन में अगर आ गया कि बताओ व्हाट आर द 5 तत्व ऑफ मैनेजमेंट, देन यू हैव टू राइट द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, डायरेक्टिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग और लीडिंग एक ही चीज़ है, एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग एंड कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग, सबसे पहले क्या बताइए, प्लानिंग होता क्या है। हाँ जी, प्लान करना। चलो रीड करते हैं एक बार अच्छे से। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैनेजरियल फंक्शन इज प्लानिंग मीन्स लुकिंग अहेड एंड chalking out future courses of action to be followed। ठीक है, मतलब फ्यूचर में झांक के देखना कि भैया फ्यूचर में कौन से एक्शंस मेरे को करना है, मेरे को करना है। जैसे कि प्लानिंग हम हर चीज़ का प्लानिंग करते हैं, है कि नहीं। एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का प्लानिंग करते हैं, किसी भी गोवा में ट्रिप पे जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं हम लोग, कहाँ पे जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं। ठीक है, तो हर जगह पे हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्लानिंग, ट्रिप का प्लानिंग, राइट, प्लानिंग तो होता रहता है। तो सब चीज़ में क्या चाहिए, प्लानिंग चाहिए होता है। किसी को अगर आप चाहते हो दिल से, उनको अगर आपको दिल का बात बताना है, तो उसके लिए भी प्लानिंग चाहिए, है कि नहीं। तो हर चीज़ में प्लानिंग चाहिए, तो हर चीज़ में प्लानिंग बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो यही है कि फ्यूचर में झांक के देखना कि क्या क्या एक्शन मेरे को करना पड़ सकता है टू एग्जीक्यूट द वर्क। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्लानिंग। इट इज़ अ प्रीलिमिनरी स्टेप, मतलब पहला स्टेप है ये। द फंक्शंस एम्स एट डेवलपिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव स्केच फॉर अचीविंग एन एक्सप्लिसिट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लान आउट करते हैं, राइट, प्लान आउट करते हैं कि नहीं। चलिए, प्लानिंग का देखो, ये एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, आपको समझ के जाना, एग्जामिनेशन में खुद से बना के लिखना है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ टास्क पहले, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग कि टास्क कौन सा है, विच आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज द डिजायर्ड गोल्स, डिमैक्रेशन ऑफ हाउ सच टास्क शुड बी परफॉर्म्ड। सोचना कि भैया हम लोग वो टास्क कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। चॉकिंग आउट हु व्हेन, मतलब चॉकिंग आउट मतलब क्या सर, ऊपर में चॉकिंग आउट, यहाँ पे चॉकिंग आउट। देखो चॉकिंग आउट जो है ना, एक टर्म है नॉर्मल, जैसे इंग्लिश में हम लोग टर्म यूज़ नहीं करते, तो वैसा ही एक टर्म है चॉकिंग आउट। तो चॉकिंग आउट का बेसिक मतलब होता है कि मतलब अंडरलाइन करना कि भैया कौन करेगा वो काम। ठीक है ना, अंडरलाइनिंग दी वर्क, हु इज़ गोइंग टू डू दी वर्क, है कि नहीं। सो चॉकिंग आउट, जैसे चॉक किस कारण यूज़ करते हैं हम लोग, CHAL के, राइट, लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे, है कि नहीं, चॉक यूज़ करते हैं। वो चॉकिंग आउट मतलब वही अंडरलाइन करना कि कौन वो कार्य करेगा, हु करेगा, व्हेन करेगा, वेयर करेगा, हु करेगा, व्हेन करेगा, वेयर करेगा, हु करेगा, व्हेन करेगा, वेयर करेगा। ठीक है, such task will be performed। ठीक है, a meticulous knowledge about vision and mission of the organization forms the prerequisites of short as well as long term success of planning। ठीक है, तो जैसे ही आपका कोई भी आप प्लान कर रहे हो, तो प्लानिंग किस अकॉर्डिंग करोगे, आपके विजन्स क्या है, आपके मिशंस क्या है, आपके विजन क्या है, आपके मिशन क्या है। बहुत बड़ा पैराग्राफ है ये सारा, विजन, मिशन। आगे वाले हम लोग चैप्टर्स में जाके देखने वाले कि विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, मतलब एक चैप्टर ही लिख दिए इनके ऊपर। ठीक है, विजन क्या है, मिशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ना आप प्लानिंग करोगे, है कि नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, समझ में आ रहा है। आगे बताइए सर, आगे क्या क्या है सर, बताइए। आगे ये है कि इट हैज़ बीन, देखो बहुत बढ़िया कहावत है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा। देखो, इट हैज़ बीन सेड
वेल प्लान्ड इज हाफ डन, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वेल प्लान्ड इज हाफ डन, वेल प्लान्ड इज हाफ डन, वेल प्लान्ड इज हाफ डन मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या है? वेल प्लान्ड इज हाफ डन, वेल प्लान्ड इज हाफ डन मतलब आपने कुछ प्लानिंग कर रखा है, वो आधा है ना। अब प्लानिंग करने से हो जाएगा या फिर एग्जीक्यूट करना होगा? एग्जीक्यूशन भी तो चाहिए होता है। अपने को प्लानिंग चाहिए क्यों सर? ये सबसे पहले आप अपने को बता दीजिए कि वाई प्लानिंग इज़ सो सिग्निफिकेंट और वाई प्लानिंग इज़ सिग्निफिकेंट। सबसे पहले ये बताइए। देखो बात ऐसे है कि प्लानिंग ऑक्यूपाइज अ सिग्निफिकेंस, प्लानिंग occupies a significance. This is because the planning provides the organization a better sense of what it wants to achieve. ठीक है, प्लानिंग करने से ऑर्गेनाइजेशन को पता चलेगा कि भैया अपने को चाहिए क्या। ठीक है, चाहिए क्या। देखो कभी कभार क्या होता है कि कोई इंसान आपसे आके बात करता है तो आप क्या कहते हो? तुमको चाहिए क्या है बताओ तो, तुमको चाहिए क्या है, क्यों बताओ तो। ये क्यों कहते हो आप उनको? क्योंकि वो जो आपको कम्युनिकेट करके बताने की कोशिश कर रहा है वो आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो प्लानिंग से क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि ये एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग में क्या होगा? सारे इंडिविजुअल लोगों के साथ हम लोग बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, उनके दिमाग में घुसाएंगे कि भैया मेरा प्लान ये है। ठीक है, तो मेरा प्लान ये है और प्लानिंग करने के समय हम लोग जैसे सब लोग को बताएंगे तो वैसे क्या होगा बताइए ना। हाँ जी, वो अपने अंदर एक बेटर सेंस लाएगा कि भैया अपने को चाहिए क्या। देखो हम अगर बोले कि कैलाश पर्वत जो है, क्या बताइए ना, कैलाश पर्वत जो है, कैलाश पर्वत जो है ये हम लोग चढ़ने वाले। ठीक है, वी आर गोइंग टू क्लाइंब कैलाश पर्वत। आज तक दुनिया में किसी भी बंदे ने कैलाश पर्वत पे चढ़ नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम साइंटिफिक रीजन्स एंड रिलीजियस पर्सन हैव देयर रिलीजियस रीजन्स। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग ने डिसाइड किया कि क्लाइंब करेंगे कैलाश पर्वत को, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? प्लानिंग कि चढ़ना है तो कैसे है। प्लानिंग करने से अपने को वो डायरेक्शन मिलेगा कि ब्रेक थ्रू मिलेगा। देखो एक बार में तो आप कैलाश चढ़ नहीं पाओगे। ठीक है ना, थोड़ा इधर करना होगा, थोड़ा उधर करना होगा, थोड़ा ये ऑब्जेक्टिव पूरा करना होगा, थोड़ा वो ऑब्जेक्टिव पूरा करना होगा। तो जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा प्लानिंग करते जाएंगे वैसे वैसे अपने को ऑब्जेक्टिव क्लियर होता जाएगा कि कैलाश तक हम लोग पहुँचेंगे कैसे। तो यहाँ पर यही बताया गया है देखो कि प्लानिंग प्रोवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन अ बेटर सेंस ऑफ व्हाट इट वांट्स टू अचीव एंड हाउ टू अचीव दिस ठीक है, हाउ टू अचीव दिस। In effect, planning ensures the proper utilization of the available resources and the capability to comprehend how this should be used in order to achieve the goal. ठीक है, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में पार्टी है, क्या बताइए ना, पार्टी है। ओके, और पार्टी किस चीज़ का है? कोई भी कुछ चीज़ है, एग्ज़ाम में पास करके पार्टी है। तो घर में कम से कम 60 मेंबर जो है वो आने वाले, दोस्तों के साथ रिलेटिव भी आने वाले। हम लोगों ने प्लान किया कि सबको एक एग रोल खिलाएंगे। ठीक है सर, इतना सस्ते में सर इतने सस्ते में? हाँ जी, सस्ते में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक एग रोल खिलाएंगे 60 लोगों को। अब करेंगे हम लोग प्लानिंग इस चीज़ का। जैसे प्लानिंग करने जाएंगे ना भैया, सबसे पहले अपने को पता चलेगा अरे भाई साहब अपने पास तो सिर्फ एक ही ट्रे है अंडे का और उसमें 30 ही अंडे है, तो 60 लोगों को कैसे हम लोग खिलवाए एग रोल। तो बात ऐसा है, फिर हम लोग क्या करेंगे, जो अपने पास रिसोर्स है, RESOURCES रिसोर्सेस है, अपने पास जो रिसोर्स है उसको हम लोग कैसे बेटर यूटिलाइज करेंगे उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 30 अंडे है इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। 2 बंदे को मिलेगा 1 अंडा, तो हाफ अंडे का हम लोग रोल बनाएंगे, उसको लेकर हम लोग देंगे। तो भैया अपने पास जो रिसोर्सेस है उसी रिसोर्सेस को हम लोग यूटिलाइज करने वाले। तो यही है गोल। क्या है गोल? ये है कि 60 लोगों को खिलाना है 30 अंडे। कैसे खिला सकते हैं? आधा आधा करके। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो प्लानिंग करने से ही पता चलेगा कि रिसोर्सेस को कैसे हम लोग अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, हाउ दिस शुड बी यूज, दिस मतलब क्या, अवेलेबल रिसोर्सेस शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू अचीव द गोल। सबको अंडा खिलाना ये गोल है। ठीक है, अब देखो, अ की पार्ट ऑफ प्लानिंग इज ऑल्सो द वाइटल रोल इट प्लेस इन
पैसिफाइंग रिस्क। पैसिफाइंग रिस्क का मतलब क्या होता है? पैसिफाइंग रिस्क का मतलब होता है कि भैया रिस्क को कैसे कम किया जाए। प्लानिंग से ही तो मदद होगा, है कि नहीं? अब देखो, व्हेन मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द टास्क अहेड दे आर लुकिंग एट द सिचुएशन एंड डिटेलिंग द प्रोबेबल डिफिकल्टीज अहेड, है कि नहीं? कि क्या सिचुएशन आ सकता है, क्या डिफिकल्टीज आ सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग जो है प्लान आउट करेंगे, है कि नहीं? अब क्या क्या स्टेप्स है प्लानिंग के, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है स्टेप्स इन प्लानिंग फंक्शंस। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को स्टैब्लिश करेंगे। क्या बताइए? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है? अब ये सारा जो क्लास 11-12 का चीज़ है, तो बहुत कुछ मैं होमवर्क देने वाला हूँ, शायद 10 मिनट में ख़त्म हो जाए ये चैप्टर, लेकिन हाँ होमवर्क बहुत सारा देने वाला हूँ, क्योंकि ये सारा जो चीज़ है ये 11-12 का चीज़ है। आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है वो खुद से पढ़ना है, ठीक है? तो ये सारा जो पढ़ना है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं दे दूंगा कि भैया ये कहना क्या चाहता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को स्टैब्लिश करेंगे कि कैसे हम लोग, प्लानिंग मतलब क्या होता है? प्लानिंग में क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव्स होगा, उस ऑब्जेक्टिव्स को कैसे हम लोग फुलफिल करेंगे, वही ना प्लानिंग है कि नहीं? तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ प्लान कर रहे हैं, कैलाश चढ़ना है तो प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग में क्या क्या करेंगे? एक ऑब्जेक्टिव ये रखेंगे, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये रखेंगे, तीसरा ऑब्जेक्टिव ये। अब इस प्लानिंग के थ्रू से हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। जैसे आप लोगों ने बचपन में IGI खेला कि नहीं? IGI खेला है कि नहीं? IGI में क्या था? ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 3, मतलब मिशंस, है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव को स्टैब्लिश करके उसको हम लोग क्या करते थे IGI में, बताइए ना, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते थे, है कि नहीं? तो वही है, ओके। स्टैब्लिशमेंट ऑफ और बताइए सर। स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस। क्या है प्लानिंग प्रीमाइसेस? प्लानिंग प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है? प्रीमाइसेस, ठीक है? प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है कि वो सारे दिक्कतें जो आ सकता है फ्यूचर इवेंट में, वो हम लोग पहले से ही सोच ले क्या क्या दिक्कतें आ सकते हैं, या फिर क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं हमारे जर्नी में। कैलाश तक चढ़ना है, अब क्या क्या दिक्कतें आ सकते हैं, क्या क्या, तो प्लान जैसे हम लोग बनाते हैं ना, प्लान A, प्लान B, प्लान C, प्लान D, ठीक है? प्लान एक था प्लान टाइगर एंड ऑल दैट, प्लान सेफ टाइगर, तो जो भी है, ठीक है? तो प्लानिंग जो है वो क्या होता है बताइए ना? हम लोग प्रीमाइस प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग ऑफ प्रीमाइसेस मतलब प्लानिंग प्रीमाइसेस आर दी एजम्पशंस, हम लोग अंदाजा लगाते हैं अबाउट द इवेंट्स इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में इवेंट्स हो सकते हैं, एंड सर्व एज अ बेसिस ऑफ प्लानिंग, ठीक है? एंड वो हम लोग सोच के हम लोग प्लान आउट करते हैं, ठीक है? तो उसमें इसके कारण प्लान A, प्लान B, प्लान C भी बन जाता है, प्लान D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z भी बन जाता है प्लान, है कि नहीं? तो ये है बात, ठीक है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस इज कंसिडर्ड विद डिटरमाइनिंग द पॉसिबल डिविएशन। तो यही है ना कि पॉसिबली क्या क्या दिक्कतें आ सकते हैं, वो हम लोग सोच के प्लान आउट करते हैं, है कि नहीं? तो एक बार रीड कर लेना है, बहुत इजी सा चीज़ है, मैंने समझा दिया आप लोगों को कि क्या है प्लानिंग प्रीमाइसेस मतलब। अब प्लानिंग में क्या करते हैं हम लोग? प्लानिंग में ये भी हम लोग प्लान आउट करते हैं। प्लानिंग जब करते हैं ना हम लोग, जब प्लानिंग करते हैं तो हम ये भी प्लान आउट करते कि कौन सा तरीका आजमाएं हम लोग, अल्टरनेट वेज रखते हैं कैलाश तक चढ़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग में हम लोग सिर्फ एक ही रखेंगे या फिर अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन रखेंगे, है कि नहीं? अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन रखेंगे, ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन रखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है, इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, एंड ऑल दैट स्टफ। बोले व्हेन फोरकास्ट आर अवेलेबल एंड premises are established, ठीक है, a number of alternate courses of actions have to be considered, ठीक है? alternate courses of action भी हम लोग सोच के रखेंगे कि भैया ये हो सकता है, ठीक है? क्या क्या कोर्सेस लिया जा सकता है, और हर एक ऑल्टरनेट प्लान का हम लोग चेक करते हैं कि भैया इसका प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। इस प्लान को अगर हम लोग अपनाएं तो इसका प्रोज क्या हो सकते हैं प्लानिंग का, अच्छा चीज़ क्या हो सकता है इस प्लानिंग का, या फिर कॉन्स क्या हो सकते हैं, वो भी तो हम देखते हैं, कि नहीं? चलो फिर एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वही तो हम देखते हैं। उसके बाद हम लोग सोचते कि बोलो ठीक है ये वाला प्लान अपनाते हैं हम लोग, ये वाला प्लान करते हैं हम लोग, या फिर ये एक्शन करते हैं, वो एक्शन करते हैं, कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लोग को समझाऊं तो फॉर एग्जांपल आप हो मैनेजर, आपका है एक एम्प्लॉय आपसे मिसबिहेव कर रहा है। मिसबिहेव कैसे कर रहा है बताइए? आपको काम ठीक से कर नहीं दे पा रहा है, तो आपके पास चॉइस ऑफ एक्शन क्या है? चलिए पकड़ लेते 2 चॉइस ऑफ ऑप्शन है, ठीक है? इससे भी ज़्यादा हो सकता है लेकिन 2 चॉइस ऑफ ऑप्शन है। एक तो उसको फायर कर देना, दूसरा उसको बैठ के समझाना। तो हम लोग दोनों देखेंगे, प्रोज देखेंगे, कॉन्स देखेंगे। बैठ के समझाना अच्छा है या फिर
उसको निकाल देना अच्छा है, दोनों चीज़ देखेंगे कि निकाल देने से क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, एंड बैठ के समझाने से क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है वो। अगर एम्प्लॉय कुत्ते का दुम है, क्या बताइए, अगर एम्प्लॉय कुत्ते का दुम है मतलब द टेल ऑफ ए डॉग, जो कि सुधर ही नहीं सकता, तो उसको निकाल देना सबसे बढ़िया बात है। और अगर ऐसा है कि भैया नहीं, उसको चांस देना चाहिए, ठीक, तो एक बार चांस दे के देख सकते हैं, एक बार हम लोग उससे बात करके देख सकते हैं। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बहुत बवाल, ठीक है। आफ्टर ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम लोग चूज करेंगे, कौन सा ऑल्टरनेटिव सही है, कैलाश तक चलना है, प्लान ए से चलेंगे तो अच्छा है, प्लान बी से चलेंगे तो अच्छा है, या फिर प्लान सी से चलेंगे तो अच्छा है। वो ऑल्टरनेटिव प्लान्स हम लोग अपने को ऑल्टरनेटिव चॉइस ऑफ एक्शन जो है वो रखना होगा। या फिर ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं ना कि भैया कैलाश में चल रहे हैं, किसी बंदे का पैर टूट चुका है, तो उसमें हम लोग क्या चॉइस ऑफ एक्शन कर सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं। एक तो उसको नीचे उतारो या फिर वहीं पे बर्फ़ पे गाड़ दो उसको। तो ये जो है चॉइस ऑफ एक्शन होता है, समझ में आ रहा है ना। प्लानिंग तो कर लिए, अब चॉइस ऑफ एक्शन भी तो करना होगा, राइट। चॉइस ऑफ एक्शन भी ऑल्टरनेट चॉइस ऑफ एक्शन से रखना होगा अपने पास, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट है फॉर्म्यूलेशन ऑफ डेराइवेटिव प्लान्स। डेराइवेटिव प्लान्स क्या होता है, सब प्लान्स होते हैं या फिर सेकेंडरी प्लान्स कह सकते हो, ठीक है, जो कि मास्टर प्लान को अचीव करने में मदद करता है, जो कि मास्टर प्लान को अचीव करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मेरे को घर बनाना है, ठीक है, आपने सोचा घर बनाना है, ठीक है, आपने सोचा घर बनाना है। अब घर के लिए आपने लाए भैया कॉन्ट्रैक्टर से बात किए है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्टर से बात करके एकदम अच्छे से जो है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो आप, है कि नहीं। अब ये जो घर बनाना है ये आपका मास्टर प्लान है, ये आपका मास्टर प्लान है, घर बनाना है। अब इस घर को बनाने के लिए जो छोटे छोटे प्लान्स बनाने पड़ते हैं वो है डेराइवेटिव प्लान, जो कि सेकेंडरी प्लान, सब प्लान्स कह सकते हो मास्टर प्लान को अचीव करने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, मीनिंग समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंडरी प्लान्स विल फ्लो फ्रॉम द मास्टर प्लान, ठीक है। अब देखो डेराइवेटिव प्लान्स इंडिकेट टाइम शेड्यूल एंड सीक्वेंस ऑफ अकम्प्लिशिंग अ रेंज ऑफ टास्क, ठीक है। अब जैसे कि मैं आप लोग को बताऊं, ये मास्टर प्लान आपको घर बनाना है, ठीक है। अब डेराइवेटिव प्लान्स क्या रहेंगे, डेराइवेटिव टाइम्स जो है वो टाइम शेड्यूल बताएगा कि भैया पकड़ लो मास्टर प्लान ये है, लेकिन 30 दिन में ख़त्म करना है ये काम, कैसे करेंगे, चलो प्लानिंग करते हैं, वो है डेराइवेटिव प्लान। मास्टर प्लान क्या है, घर बनाना है, लेकिन कितने दिन में, 30 दिन में। अब 30 दिन में कैसे करे उसका भी तो अलग से प्लानिंग बनाना है, तो वो है डेराइवेटिव प्लान। समझ में आ चुका है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट, सिक्योरिंग कोऑपरेशंस, मतलब अपने सबऑर्डिनेट्स को कॉन्फिडेंस में लेना। क्या बताइए ना, अपने सबऑर्डिनेट्स का मतलब होता है आपकी नीचे जो काम कर रहे हैं उनके कॉन्फिडेंस को गेन करना, उनके कॉन्फिडेंस को जीतना, ठीक है, ये भी आपको करना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। फिर ये रीड कर लेना एक बार, अप्राइजल ऑफ प्लान्स, फॉलो अप प्लान। क्या बताइए ना, फॉलो अप प्लान क्या कहते हैं हम लोग, फॉलो अप प्लान है कि नहीं, छोटा छोटा चेंजेस लाना प्लान में, छोटा छोटा चेंजेस लाना, ठीक है। प्लानिंग तो कर लेंगे मास्टर प्लान, लेकिन अगर एग्जीक्यूट करने के समय पे अपने को फीडबैक मिल रहा है, जैसे आपने सोचा कि ढाबा लगा, अब ढाबा लगाने के समय पे आपने ढाबा लगा दिया, अब प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम, लेकिन इसमें छोटा छोटा एक जो है चेंजेस करना होगा, ठीक है, छोटा छोटा चेंजेस करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि फीडबैक मिल रहा है ना। हमने सोचा था कि यार चिकन जो है उसको फ्राई करके हम लोग परोस देंगे, ठीक है, बड़े बड़े पीसेस रखेंगे चिकन पकोड़ा का, ठीक है, ढाबा खोला है, ठीक है, बड़े बड़े पीसेस रखेंगे चिकन पकोड़ा का, एंड वो फ्राई करके खिलवाएंगे हम लोग कस्टमर्स को। लेकिन कस्टमर रिव्यू बताता है, कस्टमर फीडबैक दे रहा है कि भैया पकोड़े थोड़े छोटे होने चाहिए, पकोड़े है ना थोड़ा छोटा छोटा होना अच्छा है, ऐसा तो नहीं कि लेग पीस है या फिर ब्रेस्ट है। सर आप क्या नॉनवेज बातें कर रहे हो सर, सुनिए तो उसमें क्या है कि थोड़ा छोटा छोटा चेंजेस जो है वो आपको करना है। अगर आप घर बना रहे हो, मास्टर प्लान क्या है कि घर बनाना है, ठीक है, उसमें कौन सा टाइल लगाना है, ये टाइल लगाने के समय पे आपने सोचा कि यार टाइल तो ये सही बैठ नहीं रहा है, तो उसमें थोड़ा चेंज करते, फॉलो अप प्लान लाते, ठीक है। ये टाइल नहीं बिठाएंगे हम लोग क्योंकि टाइल ये अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर रूम जो है बहुत ज़्यादा डार्क होता जा रहा है, तो वो चेंजेस लाना, क्या लाना बताइए, चेंजेस लाना, छोटा छोटा चेंजेस लाना, अप्राइजल ऑफ प्लान्स, फॉलो अप प्लान। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या बताइए। नेक्स्ट है
5 तत्व में से एक तत्व हो चुका है, अब सेकंड तत्व में आ चुके हैं हम लोग, सेकंड फंक्शन में आ चुके ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच फॉलोज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। इट इज अ फंक्शन विच ब्रिंग्स टुगेदर सारे रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइज मतलब क्या? ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करना, सब कुछ एक साथ लाना। क्या क्या लाए सर? ह्यूमन, फिजिकल एंड फिनेंशियल रिसोर्सेस। ह्यूमन, फिजिकल एंड फिनेंशियल रिसोर्सेस लाना। ठीक है, आपने सोचा पार्टी करना है सर, पार्टी करना है, ठीक है, पार्टी करना है। अब इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या चाहिए बताइए? हाँ जी, ह्यूमंस चाहिए, फिजिकल चाहिए एंड फिनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग है सर। ये कंपनी में भी लगता है, पार्टी करने में भी लगता है। अपने डे टू डे लाइफ में क्या क्या यूज़ करते हो उसमें सोचो, आप लोग आंसर ऑटोमेटिकली दे सकोगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, कॉमन सेंस लगाना, ऐसा पूरा कॉमन सेंस का चीज़ है भाई मेरे, बवाल मार्क्स मिलने वाला है आप लोगों को। ठीक है, तो टुगेदर ह्यूमन, फिजिकल एंड फिनेंशियल रिसोर्स को एक साथ लाना, वही तो है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग इज अ फंक्शन बाय विच द कंसर्न इज एबल टू डिफाइन द रोल, पोजीशन, द जॉब्स रिलेटेड एंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि ऑथोरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, अब hence manager always has to organize. For example, if the task to augment the sale volume, then a plan to increase such sales volume will determine how to divide the resources to execute such plan. है कि नहीं? हाँ जी, मैंने पहले भी बताया कि हाँ जी, रिसोर्सेज आपके पास है। अब उस रिसोर्सेज को कैसे हम लोग यूटिलाइज करें, डिवाइड करें उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो है आपका बड़ा चीज़। वो कौन करता है? मैनेजर करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताइए, एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, बाकी रट्टा मारने वाला चीज़ नहीं है ऐसे भाई। रीड करो, समझ के जाओ, एग्जामिनेशन में एकदम रीड करके जाओ, समझ के जाओ, जो कुछ भी पढ़ रहे हो समझ के जाना भाई, सो दैट एग्जामिनेशन में बिंदास लिख के आ जाओ। ठीक है, एग्जामिनेशन तक लगेगा कुछ नहीं आता है, लेकिन जैसे आप लोग MCQ प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे आप लोग को सब कुछ आता जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करना पढ़ाई करने के बाद। जैसे चैप्टर खत्म हो जाए MCQs, फटाफट MCQs। वाई इज ऑर्गेनाइजिंग एसेंशियल? ऑर्गेनाइजिंग एसेंशियल क्यों है? बेनिफिट है ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैसे ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि ऑब्वियसली हम लोग काम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग बंदों के बीच में, है कि नहीं? अब उसमें क्या होगा कि भैया काम को डिवाइड कर देते, कौन बंदा कौन से काम करने में ज़्यादा उस्ताद है, ज़्यादा अच्छा है, उसको हम लोग दे सकते हैं वो काम करने के लिए, है कि नहीं? वाइल ऑर्गेनाइजिंग एवरी एक्टिविटी सब डिवाइडेड इंटू होस्ट ऑफ सब टास्क सच परफॉर्मिंग दिस सब टास्क कॉम्पिटेंट पीपल आर अपॉइंटेड। कॉम्पिटेंट मतलब जो काम अच्छे से कर सकता है, ठीक है ना? हु इवेंचुअली कन्वर्ट इनटू एक्सपर्ट्स बाय डूइंग ए स्पेसिफिक जॉब। जो काम करते करते एक्सपर्ट बन चुका है ऑटोमेटिकली। समझ में आ रहा है? जैसे कारपेंटर काम करते करते वो एक्सपर्ट बन चुका है लकड़ियों का। लकड़ी सूंघ के बता देगा कौन सा पेड़ का लकड़ी है, ठीक है, देख के बता देगा कितना दिन टिकेगा ये लकड़ी। तो भैया एक्सपर्ट बंदा। तो ऑर्गेनाइजिंग का ये फ़ायदा है कि आप एक्सपर्ट बंदों को एक साथ लाओगे। वो रिसोर्सेस ही तो है, वो भी तो एक प्रकार का रिसोर्स है ना, जो आप लाओगे, ला के उसको काम पे लगाओगे, है कि नहीं? क्लैरिटी मिलेगा भैया। वर्क रिलेशनशिप मतलब ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है कि भैया सबको पता चलता है कि मेरा बॉस ये है, मैं ये हूँ, मैं इससे नीचे हूँ, मैं इससे नीचे हूँ, तो मेरे को इसको रिपोर्ट करना है, ये इसको रिपोर्ट करेगा और ये इसको रिपोर्ट करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये फ़ायदा होता है अपनी ऑर्गेनाइजिंग का। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। एडप्टेशन टू चेंज को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एडप्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इफेक्टिवली होगा। सब लोग जो अथॉरिटी है, जो मैनेजर्स है, वो अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाएंगे हर एक चीज़ को, है कि नहीं? कौन बंदा क्या काम कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनियल का मतलब क्या होता है? मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, पहले भी आप लोग को समझाया। क्या बताइए? एज एन इंडिविजुअल आप ग्रो होते हो, है कि नहीं? एज एन इंडिविजुअल आप ग्रो होते हो कि नहीं? हाँ जी, इंडिविजुअल आप ग्रो होते हो, डेवलप होते हो। कैसे? जैसे आप काम करते जाओगे वैसे वैसे आप डेवलप होते जाओगे, है कि नहीं? तो ये एक बेनिफिट है
आपको नया नया तरीका पता चलेगा, भैया इस प्रकार से भी वो काम हो सकता है, नया टेक्निक्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे आप काम में। तो ये सारे बेनिफिट्स है, एक्सपांशन होगा, ग्रोथ होगा। अब स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कैसे होता है उसका स्टेप्स बता दीजिए। भीतर में सब कुछ पढ़ना है भैया खुद से, ऊपर का मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्यों सर? क्योंकि भीतर में कुछ है ही नहीं, एकदम हलवा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, सबसे पहले आप एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करोगे कि भैया एक्टिव कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा चीज, सीरियल ऑफ एक्टिविटीज है ना भाई, मेरे को ये करना है, 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 ये करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन है वो अपने को सबसे पहले नक्की करना है कि नहीं। तो ये देखो, ऑल दोज एक्टिविटीज विच नीड टू बी परफॉर्म्ड इन कंसर्न शैल हैव टू बी आइडेंटिफाइड फर्स्ट। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ टास्क टू बी डन। फॉर एग्जाम्पल, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, मेकिंग सेल्स, record keeping, quality control, inventory control, etc. All these activities have to be grouped and classified into units. ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज़ में हम लोग भाग कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे कि चलो ठीक है, ये अकाउंट्स का, ये सेल्स का देखेगा, ये रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, ये क्वालिटी कंट्रोल चेक करेगा, ठीक है, इन्वेंट्री एक देखेगा। तो ये सारा चीज़ डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइजिंग दी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बट जाता है कि नहीं, बट जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। ये इंडिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हम लोग उसको तोड़ देते हैं, भाग कर देते हैं कि नहीं। तो उसको कहा जाता है डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइजिंग दी एक्टिविटीज, जिसको हम लोग कहते हैं डिपार्टमेंटेशन। क्या बताइए? डिपार्टमेंटेशन। समझ में आ रहा है? फिर क्लासिफाइंग दी ऑथोरिटी, मतलब हायरार्की मेंटेन कर, ये टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, देखो, द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज इनटू फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इनटू डिपार्टमेंटल सुपरविजन एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट इनटू सुपरविजन ऑफ फॉरमैन। ठीक है, तो 3 भाग में डिवाइड हो जाएगा ऑथोरिटीज। फिर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो भैया सबसे कॉमन चीज़ है, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। मेरा ये ऑथोरिटी है, मेरा ये ऑथोरिटी है और मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना स्टाफिंग। क्या बताइए? स्टाफिंग बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक। स्टाफिंग ज़रूरी क्यों है और स्टाफिंग है क्या? सबसे पहले हाँ जी, स्टाफिंग मतलब रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट एंड कंपेंसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, रिक्रूट करोगे, सिलेक्ट करोगे, डेवलपमेंट होगा उनका, कंपेंसेशन दोगे सबऑर्डिनेट्स का। ठीक है, समझ में आ चुके हैं। व्हाट इज स्टाफिंग एसेंशियल, वाई स्टाफिंग एसेंशियल बताइए। हाँ जी, स्टाफिंग क्यों इतना ज़रूरी है? स्टाफिंग assures that the human resources available within the organization are capable to perform the designated task and that they are satisfactorily supported in those roles। मतलब आप satisfied हो वो चीज़ करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा ऐसा है जो कि बहुत अच्छा काम करता है किसी भी चीज़ में। ठीक है, उसको अगर आप किसी दूसरे काम में लगा दोगे तो उसका मन लगेगा, वो सेटिस्फाई होगा? नहीं होगा। तो स्टाफिंग का ये बेनिफिट होता है कि आप स्टाफ सिलेक्ट करते हो, रिक्रूट करते हो किसी भी पर्टिकुलर काम में जो वो करेगा और उसको मन लगा के करेगा क्योंकि वो उस काम में अच्छा है। नेचर ऑफ स्टाफिंग क्या होगा भैया? स्टाफिंग इज एन inseparable managerial function along with planning, organizing, directing and controlling। obviously जैसे आप प्लान करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, तो वो इनसेपरेबल है इनसे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वो एक ही साथ जाता है। अब जैसे प्लानिंग करोगे वैसे स्टाफिंग भी करोगे, है। तो आज का वीडियो यही तक रहेगा, छोटा एंड शॉर्ट, बाकी जो है वो कल देखते हैं। ठीक है, आज कुछ ज़रूरी कामों की वजह से मुझको निकलना पड़ रहा है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही लंबा रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।